आज की क्लास में हम क्लास 11th का एक सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और मेरे हाथ में है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का एक प्रैक्टिस पेपर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं इस बार जो आप लोगों का एग्जाम है वो 2 घंटे का होने वाला है। 40 मार्क्स का पेपर होगा आप लोगों का। 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जनाब। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, देन तभी मजा आएगा क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इवेलुएट 2 cos 22.5 डिग्री cos 7.5 डिग्री और प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा प्लस cos x स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो जनाब इनमें से कौन सा करें? अरे हम दोनों करेंगे, हम दोनों क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम लंका लगाते हैं। इस वाले पार्ट की क्या है? 2 cos 22.5 डिग्री cos 67.5 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करना, ये 22 जा 44 प्लस 1 45/2 डिग्री एंड cos 7 2 जा 14 का 4 6 2 जा 12 135/2 डिग्री। अब आप लोग बताओ इसको देख के किसी की याद आ रही है? नहीं, मैं बताऊं, सोचो 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 सोचो। 2 cos A cos B। और गाइस 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A प्लस B cos A माइनस B। ठीक है, चलिए सो 2 cos A cos B गाइस ये हो गया आपका cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके, 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B ये आपका फॉर्मूला होता है। तो cos 135 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 180/2 कितना हो गया? 90 डिग्री एंड 45 माइनस 135 कितना हो जाएगा? माइनस 90 डिग्री बाय 2। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। ठीक है, सो cos 90 तो 0 होता है, cos माइनस थीटा क्या हो गया? cos थीटा। ठीक है, और 90/2 कितना हो गया? 45। तो गाइस ये आ गया आपका, ये आ गया cos 45 डिग्री। कितना आ गया? cos 45। और cos 45 क्या होता है? 1/√2 आंसर। पूरा क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी, चलिए थोड़ा सा ये अब ठीक है। ओके सो बच्चा लोग मैंने 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाया, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ गया 1/√2। क्लियर है गाइस? चलिए सो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और ये नोट कर लो। अब जन इसके बाद देखते हैं हम सेकंड पार्ट। और एक बात बताऊं, सेकंड वाला इससे भी जहर है, मजा आ जाएगा करके। ओके चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है आपका sec स्क्वायर थीटा प्लस cos sec स्क्वायर थीटा को हमें प्रूव करना है कि ये 4 और 4 से बड़ा है। ओके तो एक बात बताओ, क्या मैं sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं और cos sec को 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? क्यों? अरे भाई 10th क्लास में नहीं पढ़ा था आपने? 10th क्लास में नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था आपने? पढ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cos x स्क्वायर थीटा। ओके ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। बोलिए यहां तक क्लियर है? अब सुनो, एक जबरदस्ती का फॉर्मूला बना रहा हूं। जबरदस्ती का क्या है वो फॉर्मूला? एक बात बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को यहीं रहने दे रहा हूं और ये माइनस का 2ab आके प्लस का 2ab हो जाएगा और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी ठीक है, तो ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ओके सो गाइज एक काम कर सकता हूं मैं, tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। इसी तरीके से cot स्क्वायर थीटा को cot थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। ओके अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a
माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा। ओके ओके ओके, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉट को मैं 1/10 लिख सकता हूं, कॉट को 1/10 थीटा, और ये 10 से 10 क्या हो जाएगा बर्बाद, 2 + 2 कितना हो गया 4 प्लस 10 थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब सुनो, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद एक बात बताओ मुझे, क्या सॉरी, नाउ मैं कह सकता हूं टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो 0 और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर 0 और 0 से बड़ा होगा। अरे मेरे भाई और बहनों, टेन थीटा कुछ भी हो, कॉट थीटा कुछ भी हो, सब्ट्रैक्ट करवाने पे जो कुछ भी आएगा और उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो कम से कम क्या मिल सकता है मुझे, 0। और कल को नेगेटिव भी आएगा तो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तो किसी भी चीज का, इसका क्या, किसी भी चीज का अगर स्क्वायर जो होता है वो 0 और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है ना, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा, अब इसके बाद सुनो, मेरा मन कर रहा है दोनों तरफ 4 ऐड करने के लिए, तो 4 प्लस 10 थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो गया 0 + 4, तो 4 प्लस 10 थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर 4। अरे एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, इसको कहीं देखा है आप लोगों ने, इसको कहीं देखा है? अरे ये रहा, और ये कहां से आया था, ये कहां से आया था, अरे ये रहा। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं क्या, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। बोलो गाइस कैसा लगा ये क्वेश्चन, मजा आया? ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। ठीक है, आप लोग एक काम कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट करो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है सॉल्व मोड 3x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। मोड 3x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 है। ओके, अब मैं क्या करूं, तो मेरी बात सुनो, क्या करने वाला हूं मैं, इस मोड को हटाऊंगा और डायलॉग क्या मारना है आप लोगों ने, ठीक है, मोड को हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, मोड हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे। ओके, सो देखिए एक बार ये 3x - 2 प्लस का ले लो और एक बार 3x - 2 माइनस का ले लो और फिर सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या होगी। ओके, चलिए करते हैं। सो ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो 2 × 2 = 4, 4 + 1 5/2, तो x आ गया 5, 3 नीचे आएगा तो सॉरी लेस देन इक्वल का साइन है, तो 3 × 2 = 6। चलो ये सॉल्व हो गया। अब इसकी बारी। एक बात बताओ, अगर ये लिखा है मैंने और इस माइनस को मैं उधर भेजना चाहता हूं तो क्या होता है रूल, माइनस को उधर भेजना चाहते हो तो भेज दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना, ठीक है ना। तो यही काम यहां करने वाला हूं मैं, इस माइनस को उधर भेजने वाला हूं, और भेजना चाहते हो तो भेज दो, कोई इशू नहीं है, बट इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना। क्लियर? सो 3x, ये माइनस का 2 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 2, 2 × 4, 4 - 1 3/2, यहां आ गया 3x। ठीक है, सो x 3/2 × 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/2, है ना। सो यहां से क्या रिजल्ट निकलता है, ये जो x है वो 1/2 और 1/2 के इक्वल है, और यहां से क्या रिजल्ट निकलता है 5/6 के इक्वल है और उससे छोटा है। ठीक है, इस तरीके से लिख लो, या फिर x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर 5/6 तक, जिसमें 1/2 भी इंक्लूडेड है और 5/6 भी इंक्लूडेड है। ये आपका आंसर। ठीक है जनाब, इजी क्वेश्चन था बच्चा लोग। सो क्लियर हो गया। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो। चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, उनका मतलब निकले या फिर ना निकले। ईच ऑफ 3 वॉवेल्स, 3 वॉवेल होने चाहिए, एंड 2 कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। ठीक है भाई, यानी कि 5 अल्फाबेट का एक वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग। ओके, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट, और वो जो 3 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट वाला जो वर्ड बनाना है ना आपको, वो कहां से लेना है, आपने यहां से लेना है, इनवॉल्यूट वर्ड से लेना है। ठीक है,
तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने इसमें 8, वोवेल्स कितने हैं 4, आई ओ यू ई, कॉन्सोनेंट कितने हैं 4, एन वी एल टी। तो गाइस पहले हम सिलेक्शन करेंगे, क्या करेंगे सिलेक्शन करेंगे, इस 4 वोवेल में से 3 वोवेल को सिलेक्ट करेंगे और 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, ठीक है। चलो सिलेक्ट करते हैं। सो हमारे पास 4 वोवेल है तो 3 वोवेल लेना है, ठीक है, और 2 क्या लेना है कॉन्सोनेंट। तो मैं ले लेता हूं आई ओ यू। तो 4 वोवेल में से 3 वोवेल को सेलेक्ट कर लिया। जब सिलेक्शन की बात होती है तो कॉम्बिनेशन, 4 वोवेल में से 3 वोवेल को सिलेक्ट कर लिया और 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट कर लिया, 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और वोवेल भी चाहिए 3 और 2 कॉन्सोनेंट भी चाहिए, दोनों चाहिए, इसलिए बीच में मल्टीप्लाई। तो इतने तरीकों से आप 3 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज करो वो जो 3 वोवेल है वो ये है और 2 कॉन्सोनेंट है वो ये है, तो 5 अल्फाबेट वाला एक वर्ड मिल गया। अब इसको क्वेश्चन ने क्या बोला है, कितने डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हो, उनका विद और विदाउट मीनिंग, उनका मतलब निकले या ना निकले। ये वर्ड मिल गया आपको 3 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट वाला। फिर भाई एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि एन यहां लिखूं, वी लिख दूं, ओ लिख लूं, यू आई लिख दूं। एक तरीका ओ यू वी आई एन, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। तो हमें इसे अरेंज भी तो करना है, ठीक है। ये बोला ऊपर पहली लाइन, ठीक है ना गाइस। तो देखिए सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो ये तो पहले आपने सेलेक्ट कर लिया 4 वोवेल में से 3 वोवेल को, 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट को, तो ये वर्ड मिला, सपोज ये वर्ड मिला आपको, ठीक है। अब इसको अरेंज भी करोगे तो अब लगेगा परमुटेशन। सो कितने बॉक्सेस हैं 5 और ऑप्शंस कितने हैं आपके पास 5, तो 5p5। अब इसको गाइज हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले हम सेलेक्ट करेंगे 3 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट, और फिर जो 5 अल्फाबेट आ गए ना आपके पास, उसको कितने डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हो, वो करने के लिए हम क्या करेंगे 5p5। क्लियर है। सॉल्व करिए, आप लोग कर लोगे। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, चलो आओ। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और ये तो गाइस 5 फैक्टोरियल होगा ना, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आपको पता है एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, और एनपीआर का n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है। चलिए सो ये 4 फैक्टोरियल है ना, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं, बड़े को छोटे तक लेके जाऊंगा। ये 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, मैं नहीं लिख रहा। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 ये 0 फैक्टोरियल है ना, 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हो गया मेरा 5 फैक्टोरियल। ये देखो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 2 जा 4। ओके, सो ये हो गया 4, 3 2 जा 6, और 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 2 1, तो ये गाइस कितना हो जाएगा आपका 5 4 जा 20 60 120, 120 इंटू 6 4 जा 24, मल्टीप्लाई कर लेना। उतने डिफरेंट तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो इस 3 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट को। कैसा लगा जनाब क्वेश्चन? ये मे बी मुझे जहां तक याद है एग्जाम्पल है कोई एनसीईआरटी का, है ना। सो बेहतरीन क्वेश्चन था जनाब। पहले हमें सेलेक्ट करना था 4 वोवेल में से 3 वोवेल को और 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट को। जब सेलेक्ट कर लिया ना फिर उसको अरेंज भी तो करना है, तो 5p5। क्लियर जनाब, बेहतरीन क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज करें, यहां तक नोट करें और फिर देखते जनाब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन पैराबोला। आप मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो पैराबोला पर हैं। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y² = 8x whose focal distance is 4, जिसका फोकल डिस्टेंस 4 है। ओके, तो देखिए गाइस, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। y² = 8x,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। कंपेयर करवाने से हमें ये पता लगता है कि 4a इज इक्वल्स टू 8, तो 8/4, तो a आ गया आपका 2। ओके, क्लियर है। अब सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन बताना। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x है ना, तो स्टैंडर्ड फिगर कैसा बनेगा इसका, वाई स्क्वायर है तो x पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। ओके, जिसका फोकस कितना है, a कितना आ गया 2, फोकस आ गया गाइस 2, थोड़ा मैं यहां लिख रहा हूं, फोकस आ गया 2,0 ये पॉइंट होगा। फोकल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना गाइस, ये कितना है आपका 4 है, कितना है 4। आपसे वो ये वाला कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट पूछ रहे, तो एक बात बताना, ये वाला कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, अरे एक्स कोऑर्डिनेट तो ये 2 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये 2 है ना, समझ रहे हो आप लोग। हमें y कोऑर्डिनेट पता करना है, इसको मैं y1 नाम दे रहा हूं। x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2, और हमें y कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। चलिए, मुद्दा क्या है, y1 और y2 पता करना। क्यों, क्योंकि x1 x2 तो मुझे पता लग चुका है 2 है वो। ओके ना, चलिए सो एक काम करता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब इस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x में x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है ना, तो इसमें पुट कर रहा हूं, वहां से मुझे y मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x है, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x है, तो आपके पास x कितना है 2 है, तो 8 2 जा 16, ये रूट 16 की वैल्यू क्या होती है +-4, तो जो प्लस का 4 होगा वो y1 होगा, और जो माइनस का 4 होगा वो y2 होगा, ठीक है गाइस। तो देयरफॉर पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट्स आर कौन कौन से होंगे, एक तो हो गया 2,4 प्लस का, और एक हो गया आपका 2,-4। आया समझ में भाई, मैंने पहले a पता करा, a बोले तो फोकस पता करा, वो 2 मिला। अब क्वेश्चन कहता है फोकल डिस्टेंस 4 है, तो आप मुझे वो पॉइंट्स जो है ना पैराबोला पे वो बताओ। तो यार x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, तो y1 y2 मुझे पता करना, अगर वो मिल गया तो फिर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो पैराबोला पर है, ठीक है। सो x कितना हो गया 2, जरूरत है y1 की और y2 की, है ना, ये वाले कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, इसकी जरूरत है मुझे, तो फिर मुझे वो मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मैंने क्या करा, जब x 2 है तो इसमें भर दिया, वहां से क्या मिला y, तो +-4 आया ना, तो प्लस वाला 4 होगा y1 और माइनस वाला 4 होगा y2। आएगा ही समझ में। अच्छा क्वेश्चन था ना, जहर क्वेश्चन था ना, मजा आया ना, ठीक है। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, ये नोट करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिएगा इस क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x sin x प्लस x की पावर n cos x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डेरिवेटिव करना है। चलिए, सो y इज इक्वल्स टू e की पावर x sin x प्लस x की पावर n cos x, क्लियर है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, हमें करना है इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, देन d बाई डी एक्स एक्स की पावर n cos x। ओके, अब ध्यान देना जरा आप लोग भाइयों, ये क्या लिखा है वैसे आपका e की पावर x sin x, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। आपस में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, है ना। तो लगा दो, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हुए, इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए प्रोडक्ट रूल लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला, पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का, प्लस दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, क्लियर है। अब यहां पे लगाओ, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन एंड ये सेकंड फंक्शन, पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का, दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, क्लियर है, x की पावर n। सो e की पावर x sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, sin x ऐसी रहेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x की पावर n ऐसी रहेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और ये cos x ऐसी रहेगा, x की पावर n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ज्यादा से ज्यादा मैं यहां से e की पावर x क्या कर सकता हूं गाइस, कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो गया cos x प्लस sin x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस x की पावर n sin x प्लस n x n माइनस 1 cos x। आंसर बोलो गाइस, क्लियर है।
तो डेरिवेटिव करना था, कुछ नहीं था। यहां पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पे भी मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया और यहां पे भी लगा दिया और फिर फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, सो वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हम 4 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। 4 कार्ड्स ड्रॉ करना है जिसमें 3 डायमंड होने चाहिए, 1 स्पेड होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो एक बात बताओ आप लोग, टोटल 52 कार्ड्स में से डायमंड कितने होते हैं एंड आपका स्पेड कितना होता है? डायमंड भी 13 और स्पेड भी 13 है ना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी 3 डायमंड एंड 1 स्पेड की क्या होगी? 13 डायमंड में से 3 डायमंड को चुन लिया, 13 स्पेड में से 1 स्पेड को चुन लिया, टोटल 52 में से 4 को चुन लिया। सॉल्व कर लो इसको गाइस, आए समझ में? भाई क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि 4 कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो, उसमें 3 डायमंड 1 स्पेड होना चाहिए। ठीक है, टोटल डायमंड 13, टोटल स्पेड 13। 13 डायमंड में से 3 डायमंड को चुन लिया, 13 स्पेड में से 1 स्पेड को चुन लिया, टोटल में से 4 को चुन लिया। इसको सॉल्व कर देना एनसीआर का फॉर्मूला लगा के। क्या होता है भाई? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना? तो देखो यहां कर दो क्या, ये 13 और ये 13 माइनस 3 कितना होगा? 13 माइनस 3 10 फैक्टोरियल होगा ना। तो बड़े को छोटे तक ले जाओ, 13 को 10 तक ले जाओ। 13 12 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। 13 माइनस 3 हो गया आपका 10 फैक्टोरियल, ओके, एंड ये 13 हो गया, ये 12 हो गया। 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा आपका? 12 फैक्टोरियल, है ना। 52 और ये होगा 48, 52 को 48 तक ले जाओ। 52, 51, 50, 49 एंड 48 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2। 52 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 48। अब ये देखो 10 से ये 10 गया, 12 से ये 12 गया, 48 से ये 48 गया। अब इसको गाइस सिंप्लीफाई कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। आया समझ में? ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है? वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 7 से है ना आपके, वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, 1 to 6 थे आपके 2 मार्क्स वाले, अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्या कहता है आपसे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। आपसे इस फंक्शन का डोमेन और रेंज पूछ रहा है। ठीक है, बता देंगे। फंक्शन है mod x-1 अपॉन x-1। ओके, तो मैं फिलहाल बात करता हूं डोमेन की। fx इज डिफाइंड एवरीवेयर एक्सेप्ट व्हेन। देखो आपका फंक्शन सभी जगह डिफाइन होगा, बस एक जगह डिफाइन नहीं होगा। कब डिफाइन नहीं होगा? जब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होगा। आ रही बात समझ में? और डिनोमिनेटर क्या है? x-1, यानी कि जब x इज इक्वल टू 1 होगा ना, x इज इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। भर लो, 1 - 1 0, नीचे 0 आ गया, नॉट डिफाइन, है ना। तो फिर डोमेन क्या हुआ गाइस? डोमेन क्या हुआ आपका? डोमेन क्या हुआ आपका? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट x जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। कोई भी नंबर भर दो आप, आपको आउटपुट मिलेगा। कोई भी नंबर पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट किंतु परंतु 1 मत पुट करना। अगर 1 पुट करोगे तो फिर फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्लियर है? आगे सुनिए। अब मैं आपसे बात करता हूं रेंज। फॉर रेंज, ठीक है, अब रेंज की कहानी सुनो। रेंज में fx इज इक्वल्स टू mod x-1 अपॉन x-1 है ना। अब देखो मैं गाइज यहां लिख रहा हूं। अच्छा देखो, आपको ये तो पता है ना, अगर मैं मोड हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? प्लस माइनस लगाऊंगा। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे करवाया था, मॉड्यूलस हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, है ना।
है ना भाई, हो सकता है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस की रही हो और मोड लग के क्या बन गया, ये प्लस का, हो सकता है ये प्लस की वैल्यू रही हो, इसलिए जब कभी भी ये मोड हटाते हैं ना किसी वैल्यू से तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, सो गाइस यहां से एक तो निकला प्लस का x माइनस 1 और एक यहां से निकला आपका माइनस का x माइनस 1, है ना, दो है ना प्लस माइनस, तो ये कट के कितना आ गया 1 और ये कट के कितना आ गया -1। कहने का मतलब एक बात बताऊं, अब कुछ भी भर लो इस x की जगह, रियल नंबर कुछ भी भर लो 1 को छोड़ के, लेकिन जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। करें, आओ 5 भर के देखते हैं। 5 - 1 4, 5 - 1 4, कट के 1 आ गया, 1 आ गया आपका। चलो -5 भरते हैं, आपने 5 भरा तो 1 आया, -5 भरते हैं, तो -5 - 1 -5 -1, ये हो गया -6 और ये हो गया -6। मोड से क्या हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल हो, कितना आ गया -1। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, कोई भी वैल्यू पुट करो 1 को छोड़ के, आपको रिजल्ट जो मिलेगा 1 या फिर -1 मिलेगा। बोलिएगा, इस क्लियर है? ये था आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आए समझ में? ठीक है, तो एक काम कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। देखिए क्यों, अभी आपको खुद पता लग जाएगा। अच्छा एक बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट है, ठीक है, एक ये है, एक और में दिया हुआ है, तो मैं दोनों करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए fx इज इक्वल्स टू cot x अपॉन 1 प्लस cot x एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5π/4, देन फाइंड f अल्फा इंटू f बीटा। ओके, तो एक काम करो, पहले आप f अल्फा निकालो, तो जहां जहां x है ना वहां वहां अल्फा भर दो, ओके, एंड फिर f बीटा निकालो, जहां जहां बीटा है, सॉरी x है, वहां वहां बीटा पुट कर दो, ठीक है। इसकी वैल्यू पता करनी है हमें, f अल्फा इंटू f बीटा की लिख दो, फिर cot अल्फा 1 प्लस cot अल्फा cot बीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस cot बीटा। ये तो हो गया आपका cot अल्फा इंटू cot बीटा, है ना, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cot अल्फा, 1 प्लस cot अल्फा, 1 प्लस, एक काम करो, इसको साइन कॉस में तोड़ दो, इसको साइन कॉस में तोड़ दो गाइस। तो कॉट को लिख सकता हूं मैं क्या, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और इस कॉट को लिखोगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, और ये हो गया आपका कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। बोलिए इतना क्लियर है? अब यहां पे कुछ नहीं है तो नीचे 1, यहां कुछ नहीं तो 1, सो ये हो गया आपका cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो साइन अल्फा एंड ये हो गया cos अल्फा, नीचे आ गया साइन अल्फा, ये हो गया cos बीटा अपॉन साइन बीटा, ये एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन बीटा प्लस cos बीटा अपॉन साइन बीटा, ठीक है, एलसीएम ले लिया ना, तो साइन बीटा प्लस cos बीटा अपॉन साइन बीटा, साइन अल्फा से साइन अल्फा, साइन बीटा से साइन बीटा, तो ऊपर हो गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। यहां तक क्लियर है? अब जनाब मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं। अभी देखिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई करवाओ, साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। अब इसकी से करवाओ, सो कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। बोलिए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऊपर वाले को कैसे छोड़ रहा हूं मैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा को यहीं छोड़ रहा हूं। अभी देखो, कॉस अल्फा कॉस बीटा को आगे लिख सकता हूं भाई, सभी प्लस में है ना, कोई इशू थोड़ी है, और इसके साथ ले रहा हूं मैं साइन अल्फा साइन बीटा को, साइन अल्फा साइन बीटा को, क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला बना रहे हैं, तो कौन सा बना रहे हैं भी पता लग जाएगा आपको, प्लस इसको एक साथ ले लो, साइन अल्फा कॉस बीटा, क्या है गाइस, कॉस बीटा, और ये क्या है आपका कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, ये रहा, पूरा क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, चलिए अब इसके बाद गाइस मैंने क्या करा यहां पे, मैं बता दूं फिर से, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा को साथ लिया है, और
साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा को साथ लिया है, ऊपर एज इट इज रहने दिया। अब एक काम करो आप लोग, यहाँ तक वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब इसके बाद, क्योंकि जनाब अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आधा हुआ है जनाब। चलिए अब इसके बाद देखना आप लोग, इसके बाद देखना, इसकी मुझे जरूरत है। तो अब ध्यान से देखो, ऊपर तो एज इट इज रहने दो, कॉस अल्फा, ये क्या है आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्या है आपका कॉस बीटा अपॉन, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, कॉस कॉस एक तरफ, साइन साइन एक तरफ, कॉस ए माइनस बी, कॉस कॉस एक तरफ, साइन साइन एक तरफ, तो कॉस का फॉर्मूला होता है, और यहां जो साइन होता है उसका उल्टा होता है वहां पे, ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा, है ना, प्लस प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? अब ऊपर क्या करूं मैं, ऊपर भी जनाब फॉर्मूला लगेगा, कौन सा मैं बताऊं, एक काम करो, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दो। तो अब ये देखो ध्यान से, ऊपर बना 2 cos a cos b, क्या बन गया ऊपर 2 cos a cos b, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा, cos a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, और नीचे हो गया 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा की नहीं पता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, दैट इज 5π/4 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा को एज इट इज रहने दो, ये 2 जो है वो सभी के साथ है, ध्यान रखना, अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, बट हाँ साइन की भी नहीं पता, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 5π/4। क्लियर है? अब इसके बाद गाइस देखना, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो cos 4π प्लस पाई, है ना, ये पाई आएगा ना, तोड़ दिया ना मैंने 5π/4 को, 4π प्लस पाई 5π/4, ये हो गया cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा प्लस बीटा साइन 4π प्लस पाई 5π/4। क्लियर है? अभी देखो, पाई में चेंज नो चेंज, पाई में चेंज नो चेंज, नो चेंज, तो ये हो गया cos π/4, पाई में नो चेंज, और पाई प्लस समथिंग गाइस, पाई यहां होता है, पाई में कुछ ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा को ऐसे ही रहने दूंगा मैं, 2 बाहर ही छोड़ रहा हूं, cos अल्फा माइनस बीटा, पाई में चेंज नो चेंज, नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, और पाई प्लस समथिंग, पाई में कुछ ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, तो यहां प्लस माइनस क्या लिख दे रहा हूं मैं, माइनस। ओके, तो ये प्लस की वैल्यू आगे है वो लिख दूं, और π/4 कितना होता है, 1/√2, ठीक है, और 2 अपॉन में cos अल्फा माइनस बीटा को एज इट इज रहने दूं, और sin π/4 भी 1/√2। अब देख सकते हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 1/2। बोलो गाइस कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया, बेहतरीन क्वेश्चन था ना, ये जहर क्वेश्चन था ना। तो आप लोग ये काम कर लो, वीडियो को पॉज करो, ये नोट कर लो। अब देखते हैं जनाब इसका जो, और इसमें 2 पार्ट थे, ठीक है, क्यों ये था और करके क्वेश्चन और दिया हुआ है, ठीक है, तो ये नोट कर लो। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। प्रूव दैट 1070 इज इक्वल्स टू 1020 प्लस 2 1050। ओके, चलिए, टेकिंग LHS क्या है गाइस, 1070। एक बात बताओ, क्या 1070 को 1050 प्लस 20 लिख सकता हूं ना, ठीक है, और लगा दो 10a प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या होगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है, नीचे कुछ ही तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो 1070 1 माइनस 1050 1020 इज इक्वल्स टू किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1050 प्लस 1020, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो गया 1070, ये हो गया 1070, 1050 1020, 1050
1020। अब ध्यान देना आप लोग, 1070 को ऐसे रहने दो। क्या इस 70 को 90 माइनस 20 लिख सकता हूं? ठीक है, और ये हो गया आपका 1020, 1050 प्लस 1020। ठीक है, 1070, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये हो गया आपका 1050। एक बात बताओ, 1020 को 10 थीटा को मैं 1 बाय कॉट थीटा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। और ये हो गया 1050 प्लस में 1020 डिग्री। नीचे तक क्लियर दिख रहा है आप लोगों को पूरा? चलिए सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी देखिए cot 20 से cot 20 कट गया गाइस, कट गया। तो ये होगा आपका 1070 माइनस 1050 माइनस 1050 डिग्री, क्योंकि ये से कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू में 1050 डिग्री है, 1050 प्लस 1020। तो 1070 को मैंने ऐसे रहने दिया, ये माइनस का 1050 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1050, ये हो गया प्लस का 1050 और ये हो गया प्लस का 1020। तो 1070 इज इक्वल टू एक 1050 कितने 1050, 2 1050 प्लस 1020 डिग्री आंसर। बोलो गाइस कोई दिक्कत है तो? जहर क्वेश्चन था ना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो काम कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड। 7 बंदों की कमिटी बनानी है, आउट ऑफ 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से 7 बंदों की कमेटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। पहले पार्ट में आपको एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए। ठीक है, कितनी गर्ल्स चाहिए गाइस? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए। टोटल 7 बंदों की कमेटी बना रहे हो, जिसमें से 3 गर्ल्स चाहिए। कितनी गर्ल्स चाहिए? 3 गर्ल्स। तो फिर टोटल अगर 7 बंदों की कमेटी है, 3 गर्ल्स चाहिए, तो बॉयज कितने चाहिए आपको? 4 बॉयज चाहिए, है ना? तभी तो दोनों का सम कितना होगा? 7 होगा। खत्म मामला, इजी क्वेश्चन। 9 बॉयज में से 4 बॉयज को चुन लिया, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को चुन लिया। ओके, टोटल कितना हो गया आपके? 7 मेंबर्स हो गए। सेकंड पार्ट है जनाब, अच्छा बेहतरीन, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स। तो एक काम करो आप लोग, इसको नोट कर लो। ठीक है, मुझे पूरा स्पेस चाहिए ये। ओके, चलिए, तो इजी था ना। 9 बॉयज में से 4 बॉयज को चुन लिया, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को चुन लिया। अब बात करता हूं मैं आपसे सेकंड पार्ट। देखो, सेकंड पार्ट बोले तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए, है ना? तो क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 चाहिए भाइयों। आ रही बात समझ में? तो देखिए भाई, हो सकता है एक केस ये हो सकता है कि 3 गर्ल हो और 4 क्या हो? बॉय हो, है ना? एक हो सकता है कि 2 गर्ल हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3, इसका मतलब क्या होता है? 3 या 3 से कम, है ना? तो 2 गर्ल हो और बॉय कितने हो? 5 हो। ये भी हो सकता है कि 1 गर्ल हो और 6 बॉय हो। ये भी हो सकता है कि 0 गर्ल हो और 7 के 7 क्या हो? बॉय। ये सारे केसेस हो सकते हैं। तो देखिए, 4 गर्ल में से 3 गर्ल को चुन लिया और 9 बॉयज में से 4 बॉयज को चुन लिया। 4 गर्ल में से 2 गर्ल को चुन लिया, 9 बॉयज में से 5 बॉयज को चुन लिया। 4 गर्ल में से 1 गर्ल को चुन लिया, 9 बॉयज में से 6 बॉयज को चुन लिया। 4 गर्ल में से 0 गर्ल को चुन लिया, 9 बॉयज में से 7 बॉयज को चुन लिया। भाई 3 गर्ल भी चाहिए, 4 बॉयज भी चाहिए, 2 गर्ल भी चाहिए, 5 बॉयज भी चाहिए, 1 गर्ल भी चाहिए, 6 बॉय भी चाहिए, 0 गर्ल भी चाहिए, 7 बॉयज भी चाहिए। इसलिए इनके बीच में मल्टीप्लाई। देखो, अब या तो ये केस हो सकता है, या तो ये केस हो सकता है, या तो ये, या तो ये। इन चारों में से कोई एक ही केस हो सकता है ना, है ना? इसलिए इनके बीच में किसी का साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। तो फाइनली अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? या तो ये केस होगा, ठीक है, प्लस या तो ये केस होगा, प्लस या तो ये केस होगा, प्लस या तो ये केस होगा। आपको ये बात पता है ना जनाब? जब दोनों चाहिए तो बीच में मल्टीप्लाई, या तो ये या तो ये, इसलिए बीच में प्लस का साइन। बोलो, ये समझ आया आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा 4 नीचे लिख देता हूं।
थोड़ा 9 नीचे। बोलो गाइस, ये है आपका फाइनल आंसर। भाई या तो ये केस होगा, या तो ये केस होगा, या तो ये केस, या तो ये केस होगा, है ना। इसलिए इनके बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। आया समझ में जनाब? बेहतरीन क्वेश्चन था ना, ठीक है। फर्स्ट वाला तो बहुत इजी था। फर्स्ट वाला क्या था? 3 गर्ल्स चाहिए थे ना, तो 9 बॉयज में से अगर 3 गर्ल होंगे तो 4 बॉय, 9 बॉयज में से 4 बॉय को चुन लिया, 4 गर्ल में से 3 गर्ल को चुन लिया। फर्स्ट तो इजी था, है ना। तो एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, ये नोट कर लो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रूव दैट द पॉइंट्स ये आर कोलिनियर। ठीक है, पहले हम ये काम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है तो ए कोऑर्डिनेट क्या है? 0 -1 -7, बी कोऑर्डिनेट क्या है? 2 1 -9 एंड सी कोऑर्डिनेट है 6 5 -13। तो हम फॉर कोलिनियर हम करने क्या वाले हैं? फॉर कोलिनियर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल प्रूफ करने वाले। ठीक है, चलिए पहले ए बी निकालो। कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है गाइस, हम ए बी निकालने वाले हैं। नाउ ए बी निकालते हैं। चलो, फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है ना गाइस, फॉर्मूला तो आपको पता है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो फिर ये कितना आएगा आपका? 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4 -9 प्लस 7 -2 -2 का स्क्वायर 4 4 8 4 12। अगर आप 12 का एलसीएम लोगे तो 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3। कितना आ गया? 2√3। चलिए अब हम फाइंड करते हैं गाइस BC। ओके, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर एंड ये हो गया 5 माइनस 1 का स्क्वायर -13 माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -13 प्लस 9 -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये हो गया 48। ठीक है, 48 का अगर आप एलसीएम लो और इसे तोड़ो तो 12 2 2 4 2 4 जा 8 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। पेयर बनाना, 2 का बन गया और फिर इस 2 का बन गया और फिर ये 3 बच गया वो रूट में, तो 4√3 आ रहा है। ओके, चलिए अब हम फाइंड करते हैं AC। क्या निकालते हैं जनाब? AC। तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, -13 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36। तो 36 36 72 72 प्लस 36 6 7 8 108। और 108 को अगर आप तोड़ते हो 108 को अगर आप तोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 7 जा 14 3 9 जा 27 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 2 का पेयर बन गया और एक 3 का बन 6√3 आ रहा है गाइस। अब देख सकते हो AB प्लस BC AC के इक्वल है। कहने का मतलब 2√3 प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 6√3। देयरफॉर AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये लीजिए आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है तो? समझ आया? बेहतरीन क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट भी तो है। देखिए क्या कहता है, फाइंड द रेशियो। आप मुझे रेशियो बताओ। ठीक है भाई, बता देंगे। इन विच द फर्स्ट पॉइंट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ अदर टू। पहला पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो बता दो आप मुझे। तो एक काम करो गाइस, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए अब हम फाइंड करते हैं रेशियो। जो पहला पॉइंट है अदर दो पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है ना। ओके, तो यहां लिख लो बी कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 1 -9। ए कोऑर्डिनेट हो गया 0 -1 -7 और सी कोऑर्डिनेट हो गया 6 5 -13। ठीक है, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। मैं लेट कर लेता हूं ये k:1 रेशियो में a डिवाइड कर रहा है। तो x का फॉर्मूला बताना क्या था? m वो x2 प्लस n
x1 है ना, m प्लस n, तो x कितना है 0, m क्या है k, x2 क्या है 6, n क्या है 1, x1 क्या है 2, और ये हो गया k प्लस 1। गाइस ये k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6k प्लस 2, प्लस का 2 आके माइनस का 2, तो k माइनस 2/6 माइनस 1/3। तो गाइस रेशियो क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू 1:3, और वो भी कैसा, एक्सटर्नली। कैसा आ रहा है, एक्सटर्नली। आया समझ में, क्यों, पर नेगेटिव की वजह से। जैसे ये फॉर्मूला किसका, इंटरनली का है ना, इंटरनली का। तो इंटरनली के फॉर्मूले से जब आंसर आए कभी नेगेटिव में आए रेशियो, तो समझ जाना वो पॉइंट्स जो है ना एक्सटर्नली है वो। अरे बस समझ में, क्योंकि एक्सटर्नली वाले का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे माइनस था। ओके, क्लियर है गाइस, समझ आया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसी के ना एक और पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, और पार्ट में, तो एक काम कर लो, इसको नोट कर लो आप लोग, फिर देखते हैं इसका और पार्ट में वो कहता क्या है। शो दैट द पॉइंट्स ये एंड ये आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। शो करना है कि जो चारों पॉइंट्स ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ABCD, ओके, बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से गाइज, ये क्वेश्चन मैं आपके हवाले कर रहा हूं, ये आपने खुद से करना है, मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो हमें ये प्रूव करना है ना कि ये जो ABCD के जो वर्टिसेस, ABCD के जो वर्टिसेस गिवन हैं वो क्या है, एक पैरेललोग्राम के हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो गाइज मैं AB निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है, मैं BC निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, मैं CD निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, और AD निकालूंगा। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, वैसे तो है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है, शो करने के लिए कह रहा है, तो पता है AB जो है, AB वो किसके इक्वल आएगा, AB के जो लेंथ है वो किसके इक्वल आएगा, CD के आएगा, और AD का लेंथ BC के इक्वल आएगा। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो क्या देना, देयरफॉर पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो किसके हैं, एक पैरेललोग्राम के। फिर आगे भी कुछ कह रहा है, बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस नहीं है। कैसे करोगे, हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। हम डायगोनल्स भी निकालेंगे, कहने का मतलब यहां पे तो हम कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे AC निकालेंगे और BD निकालेंगे, और वो इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब AC BD के इक्वल नहीं होगा, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो गाइज ये क्वेश्चन मैं आपके हवाले कर रहा हूं, आप लोग ये खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है। पहले AB BC CD निकालो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर पैरेललोग्राम, और रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए डायगोनल्स निकाल दो। तो कहते ना कि हाँ जी डायगोनल AC BD के इक्वल नहीं है, देयरफॉर ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है, कर लेना आप लोग। अब देखते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। सॉल्व द इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है। 6 चैप्टर क्वेश्चन है ये तो। सो 3 पहले सिंप्लीफाई करो, 3x प्लस 4y 60, सभी को 60 से डिवाइड करवा दो। 3x, क्योंकि ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, याद है आपको, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, है ना। चलिए, सो 4y अपॉन 60, 60 अपॉन 60, सो 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 5 6 4 5 जा 20, और ये 1 हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म है गाइज ये। अब x प्लस 3y 30 से डिवाइड करवाओ, तो x अपॉन 30, 3y अपॉन 30, 30 अपॉन 30, सो x अपॉन 30, y 3 1 जा 3, ये 0, ठीक है, 3 10 30, ये हो गया 1, और यहाँ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब भाइयों, अब मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए मैं छोटा सा तो बना नहीं सकता, समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग एक बार काम कर लो, इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, x अपॉन 20 प्लस y अपॉन 15 1 पहला है, दूसरा है x अपॉन 30 प्लस y अपॉन 10 तीसरा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इसको अब साफ करने वाला हूँ। अब देखिए, ठीक है गाइस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, तो फॉर्मूले में क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, इसीलिए हम 60 से मैंने इसको डिवाइड करवाया और 30 से डिवाइड करवाया। चलो ग्राफ बनाते हैं। कितने गैप ले लूँ, 15 5 5 का ले लूँ, 5 5 का 5
10, 15, 20, 25, 30, 35. X एक्सिस 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y एक्सिस x के नीचे 20 तो x पे 20. ओके, पॉइंट ए नाम दे देता हूं मैं इसको, कोऑर्डिनेट ए 20, 0. y के नीचे 15 तो y पे 15. ओके, इसको ज्वाइन कर दो अब. ठीक है गाइस, लाइन पे मत जाना, दिल पे मत लेना, वैसे मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है. इसको b कोऑर्डिनेट नाम दे देता हूं 0, 15. अब अगला x के नीचे 30 तो x पे 30. इसको c कोऑर्डिनेट नाम दे देता हूं 30, 0. y के नीचे 10 तो y पे 10. इसको ज्वाइन कर दो. इसको नाम दे देता हूं a b c d 0, 10. अच्छा, इक्वेशन तो लिख दो. इक्वेशन तो लिख दो. क्या है गाइस? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60 वाली है ये, और ये x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30 वाली है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? x जो है वो 0 और 0 से बड़ा है. तो बताना जरा, x 0 से बड़ा इधर होता है ना, इधर की तरफ है ना, तो ये लाइन, इसका मतलब देखो x इज इक्वल्स टू 0 तो y एक्सिस, और ये किधर की तरफ इशारा कर रहा है? इधर की तरफ कह रहा है, क्योंकि ये ओरिजिन x 0 से बड़ा इधर होता है ना गाइस. ठीक है, अब दूसरा देखो, y 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा ऊपर होता है ना. ठीक है, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, तो ये x इज इक्वल टू 0 इधर की तरफ. क्यों? क्योंकि ये अगर ओरिजिन है तो x पॉजिटिव इधर होता है, 0 से बड़ा इधर होता है, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y 0 से बड़ा कहां होता है? ऊपर की तरफ होता है. तो इसलिए मैंने इसका एरो ऐसे दिखाया. अब सवाल ये है शेडेड पोर्शन का. अब वो कैसे चेक करते हैं, सुनना ध्यान से. इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y 60 ना. आप ये कोऑर्डिनेट भरो 0, 0. इसके अंदर आप 0, 0 पुट करो. अगर 0, 0 पुट करने पर अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो लाइन दिख रहे हो आप, ये लाइन इसके इधर ही बनेगा. अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 की तरफ ही शेड होगा. अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो 0 के दूसरी तरफ, परली तरफ होगा. अर्ली तरफ, परली तरफ. ठीक है, चलिए ये ओरिजिन भरो सबसे पहले तो आप. तो 3 इंटू 0, 4 इंटू 0, 60. 0 भाई एक बात बताना, क्या 60? भाई यहाँ पे इस चीज का कोई लेना देना नहीं है. लेस देन और स्मॉलर देन को, लेस देन और ग्रेटर देन को देखना है. इस इक्वल का कोई काम नहीं यहाँ पे. ठीक है, ये किस काम आता है? अगर इक्वल है तो ऐसे लाइन दिखा रहा हूँ, अगर ये इक्वल नहीं होता तो फिर ऐसे ऐसे शेड करके दिखाता है ना, उसलिए काम आता है बस वो. तो गाइस 60 जो है वो 0 से बड़ा होता है. सच बोल रहा है, सच बोल रहा है. तो 0 ये था ना, ये पॉइंट लिया था, तो इसी की तरफ शेड होगा. अगर वो झूठ बोल रहा था तो इस लाइन के दूसरी तरफ शेड होता. ठीक है, तो यानी कि इसका जो शेडेड पोर्शन है मैं इधर की तरफ कर देता हूं. ठीक है, चलिए अब यही काम दूसरे वाले में भी करने वाला हूं. दूसरे वाले की इक्वेशन है x प्लस 3y इज 30. यही कोऑर्डिनेट भरो 0, 0. तो 0 प्लस 3, 0, 30, 0. आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो इक्वल का साइन किस लिए होता है? अगर है तो मैं सीधे ऐसे दिखा रहा हूं, अगर नहीं होता तो ऐसे ऐसे लाइन को दिखाता. ठीक है, बस इस काम आता है. यहां पे इसे कोई लेना देना नहीं है. एक बात बताना जरा, 30 0 से बड़ा होता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, सच बात है ना. तो गाइस किसकी तरफ शेड होगा? इधर की तरफ शेड होगा ना इसका भी. ओके, एक्स. अब देखो ध्यान सुनो मेरी बात. पहले वाले का शेड इधर की तरफ है, दूसरे वाले का भी शेड इधर ही की तरफ है. ये ऐसे और ये ऐसे, तो कौन सा पोर्शन हुआ सभी में कॉमन? ये वाला पोर्शन हुआ ना गाइस, ये वाला पोर्शन हुआ ना आप लोगों का. ये आंसर आए समझ में बच्चा लोग? ये 0, 0 पुट करना है. अगर सेटिस्फाई कर रहा है, बात सच है, तो इस 0 की तरफ ही शेड होगा. बात झूठी होती तो लाइन के दूसरी तरफ होता शेड. आए समझ में? तो ये है आपका लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, ग्राफ का. क्लियर है? पूरा क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? पूरा बोर्ड आ रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया. ठीक है गाइस, तो ये था क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11th. ठीक है, अब देखते हैं इसका. इसमें ना एक और करके एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, मे बी मुझे क्लियर नहीं है, देख लेता हूं. हाँ जी, इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्यूशन वाला, और वो एक बेहतरीन क्वेश्चन है. ठीक है, तो एक काम करो आप लोग, इसको वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो. ओके, अब देखते हैं जरा इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है. अब ऐसा क्वेश्चन आपकी मिसलिनियस में भी है, तो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा कि वो रटने की कोशिश करते हैं. तो अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ना मैं पढ़ा रहा हूं, पहले आपको कहानी सुनना है. अपना मान लो गोपाल है. गोपाल जनाब दूध बेचता है. क्या बेचता है? दूध. और
प्योर शुद्ध दूध बेचता है जनाब, कोई मिलावट नहीं। अगर एक बूंद पानी भी गिर जाए ना उसके अंदर तो वो दूध फेंक देगा, लेकिन लोगों को नहीं देगा। इतना ईमानदार है जनाब, दुनिया उसकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। राजा हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई सत्यवादी है तो वो अपना गोपाल है। लोगों को पता है कि भाई साहब अगर एक बूंद भी पानी गिर गया ना दूध फेंकेगा, लेकिन हमें देगा नहीं बंदा। अच्छा जी। लेकिन समय बीता, दिन गुजरा, भाई साहब बंदे की शादी हुई, बच्चे हुए, खर्चे बढ़े, अब क्या करें? अब आ गए बेईमानी पे। अब जनाब वो ना अभी भी पूरा बेईमान नहीं हुआ। जो उसका प्योर दूध है ना, प्योर दूध, उसमें नकली वाला दूध मिला रहा है, मतलब ऐसा दूध मिला रहा है जिसकी क्वालिटी ऑलरेडी कम है, पानी नहीं मिला रहा, पूरा बेईमान नहीं हुआ है, ऑलरेडी क्वालिटी कम है, उसमें थोड़ा बहुत मतलब शुद्ध दूध नहीं है, वो प्योर दूध नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो थोड़ा सा उसके अंदर ऑलरेडी समझो कि पानी मिला हुआ है, उसकी बढ़िया क्वालिटी नहीं है, वो ऐसा दूध मिला रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब उसके पास जो दूध है ना गाइस, उसके पास जो दूध है वो है आपका मान लो इतना दूध है उसके पास, ठीक है, इतना दूध है, और दूध है उसके पास 460 लीटर। कितने परसेंट मलाई का? 9% मलाई। सपोज करो जो 9% मलाई होती है दूध के अंदर, वो प्योर दूध कहलाता है। ठीक है, अब भाई साहब वो पानी नहीं मिलाएगा, क्योंकि अगर उसने पानी मिलाया तो पूरे लोगों को पता लग जाएगा, फिर 10 गालियां मिलेंगी, लोग मना कर देंगे भाई तू क्या बेच रहा है, समझ रहे हो? तो वो इस पढ़ा लिखा तो है ही, तो वो चाह रहा है कि जो 9% मलाई है ना उसके जो मलाई का लेवल है वो ज्यादा डाउन ना हो, क्योंकि खुद बताओ ना, आप इसके अंदर नकली दूध मिलाओगे, बेकार दूध मिलाओगे तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन मलाई का लेवल जो है, प्योरिटी जो है वो कम हो जाएगा ना। तो वो क्या चाहता है पता है? वो पता है क्या चाहता है कि क्वांटिटी बढ़ जाए लेकिन मलाई का लेवल बिल्कुल ही डाउन ना हो जाए, जिससे कि मैं पकड़ा जाऊं। मलाई का जो लेवल है ना गाइस, वो कितना रहे आपका? वो रहे 5% से 7% के बीच में रहे। समझ पा रहे हो? 5% से 7% के बीच में रहे मलाई का लेवल। ठीक है, तो सवाल ये है कि वो कितना लीटर नकली दूध मिलाए। ये है आपका नकली दूध, कितना लीटर नकली दूध मिलाए इसके अंदर कि जो मलाई का लेवल है 9% से 5 से 7% के बीच में रहे। ठीक है, सपोज करो x लीटर मिलाया उसने, कितना मिलाया? x लीटर मिलाया। अब बात कर रहा हूं क्वांटिटी, ये लिखा है क्वांटिटी एंड कंटेंट। गाइस पहले था 460 लीटर दूध, 9% मलाई वाला। अब हम इसके अंदर x लीटर दूध मिला रहे हैं और मलाई का लेवल क्या चाहते हैं? 5% से 7% के बीच में। टोटल दूध कितना हो गया? टोटल दूध कितना हो गया आपका बताना जरा? 460 प्लस x है ना। और ये कितना परसेंट मलाई वाला दूध है? ये कितना परसेंट मलाई वाला दूध है? 3%। कितना परसेंट? 3% वाला मलाई वाला दूध है गाइस, 3% मलाई वाला दूध है ये, समझ रहे? नकली दूध है, इसमें मलाई का लेवल 3% है। तो सवाल ये है कि गाइस मैं इसके अंदर कितना लीटर दूध मिलाऊं, 3% वाला नकली दूध कितना मिलाऊं कि जो मेरे पास 460 लीटर 9% वाला मलाई था ना, ठीक है, उसमें मलाई का लेवल क्या हो जाए? 5 से 7% हो जाए। कितना हो जाए? 5 से 7% हो जाए। बोलो बात आ रही समझ में? यही तो लिखा है क्वेश्चन, पढ़ लो। अच्छा एक बात बताओ, 9 + 3 क्या 12% होगा? अबे भाई क्वांटिटी बढ़ेगा लेकिन क्वालिटी तो डाउन होगा ना। आप इस 9% मलाई वाले दूध में 3% मलाई वाला दूध डाल रहे हो, नकली दूध डाल रहे हो, तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगा लेकिन क्वालिटी क्या हो जाएगा? डाउन नहीं हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि मैं इसके अंदर 3% वाला कितना नकली दूध मिलाऊं कि मलाई का लेवल जो है 5 से 7% के बीच में रहे। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि हम x लीटर दूध मिला रहे हैं, तो क्वांटिटी कितना हो गया? 460 प्लस x। ठीक है, और मलाई का लेवल क्या चाहिए? 5 से 7%। देखिए क्वेश्चन अब समझने की कोशिश कीजिए क्या कहता है वो आपसे। अ सॉल्यूशन ऑफ 9% ऑफ एसिड, ठीक है, सॉल्यूशन आपके पास 9% एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 3% एसिड सॉल्यूशन टू इट। 9% वाले सॉल्यूशन में आप 3% और सॉल्यूशन वाला जो है वो ऐड कर रहे हो। द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा इज टू बी मोर देन 5% बट लेस देन 7%। 5% से ज्यादा रहे, 7% से कम रहे। ठीक है, इफ देयर इज 460 लीटर ऑफ 9% सोल्यूशन, अगर आपके पास 460 लीटर दूध है 9% सोल्यूशन वाला, ठीक है, एसिड है 9% सोल्यूशन वाला। ठीक है, आगे क्या कहता है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 3% सोल्यूशन?
3% सॉल्यूशन वाले कितने लीटर ऐड करोगे कि आपका जो है इसमें जो एसिड है वो कहां से कहां तक रहे, 5% से 7% के बीच में रहे। आया गाइस समझ में? ठीक है, मैंने भी तो यही समझाया था आपसे कि आपके पास 460 लीटर दूध है 9% मलाई वाला, आप 3% वाला नकली दूध कितना मिलाओ जिससे कि मलाई का लेवल 5 से 7% के बीच में रहे। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो एक काम करो, यहां पे मैं इक्वेशन बना देता हूं यहां पे। ठीक है, देखिए इक्वेशन कैसे बनाना, वो मेरी बात सुनना ध्यान से, रटना नहीं है। आपके पास 460 लीटर दूध था, कितना था आपके पास? 460 लीटर दूध था 9% मलाई वाला, इसमें आपने ऐड कर दिया x लीटर 3% वाला। आप क्या चाहते हो कि जो मलाई का लेवल है वो 5% से ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो? 5% से ज्यादा हो, और किससे कम हो? 7% से कम हो। आई बात समझ में? आपके पास इतना लीटर दूध था 9% मलाई वाला, आप कितना लीटर दूध ऐड करोगे 3% मलाई वाला, जिससे कि 5% से ज्यादा हो मलाई का लेवल लेकिन 7% से क्या हो? कम हो। लेकिन 5% किसका 5% चाहते हो मलाई का लेवल? अरे टोटल दूध का चाहते हो ना, तो इनटू में 460 प्लस एक्स, इनटू में 7% किसका? 460 प्लस एक्स। समझ रहे हो गाइस? 460 प्लस एक्स। आई बात समझ में? कितना लीटर में इसके अंदर दूध डालू 3% वाला कि मलाई का लेवल 5 से 7% के बीच में रहे। ये लाइन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 460 लीटर दूध था 9% मलाई वाला, 3% वाले कितना दूध डालू जिससे कि 5% से ज्यादा हो 7% से कम हो, किसका? टोटल दूध का। किसका? टोटल दूध का। नीचे तक दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, चलिए अब गाइस सिंप्लीफाई भी करवाओगे क्या? एक काम कर रहा हूं मैं, ये 2 लाइन हटा रहा हूं ऊपर की। सिंप्लीफाई मेरे से मत करो गाइस, मैं आपको समझा देता हूं कैसे आपने सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो देखिए एक बार इसको पकड़ लो और एक इसको पकड़ लो। जैसे यहां पे क्या था आपका 460 प्लस एक्स, ये 5% है तो 5/100 लिख दूं, और ये कितना है आपका 460 इंटू 9%, परसेंट हटा के नीचे 100 प्लस 3x/100। एक तो ये लेके सॉल्व कर लो, एक इसको ले लो, 460 इंटू 9% प्लस 3x/100 इज लेस देन 7% 460 प्लस एक्स। अब देखो इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो 100 आएगा ना, और फिर ये 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 460 प्लस एक्स इंटू 5, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं भाई? एलसीएम लोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आएगा ना, फिर ये 100 से 100 कट जाएगा। ओके, अब 460 इंटू 9 प्लस 3x सिंप्लीफाई कर लो। आ रही बात समझ में? और फिर यहां से ये भी देखो एलसीएम लोगे तो 100 से 100 कट जाएगा ना, तो ये हो गया 460 इंटू 9 प्लस 3x 7 460 प्लस x। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है गाइस, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? अब भाई क्या करना है आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, इसकी इससे मल्टीप्लाई x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, फिर इसी तरीके से इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाओ, इसकी इससे मल्टीप्लाई x की वैल्यू निकाल लो, तो आ जाएगा कि हाँ जी इतने लीटर से ज्यादा और इतने लीटर से कम दूध आपको ये नकली वाला इसके अंदर डालना पड़ेगा। आया बच्चों को समझ में? ठीक है ना? जहर क्वेश्चन था ना, आज के बाद से इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो एक काम कर लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप मुझे सर्कल की इक्वेशन बताओ, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। ये ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मींस 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। ओके, देखो 2 सर्कल हैं आपके पास जिनका सेंटर सेम है, ठीक है, इसको मैं C1 नाम दे रहा हूं जिसका मुझे इक्वेशन पता है, और C2 का इक्वेशन मुझे पता करना है। तो भाई सेंटर तो दोनों का सेम होगा ना, है ना? तो एक काम करता हूं, पहले सेंटर निकालता हूं फिर देखता हूं क्या करना है। और सिंपल सी बात, किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो सेंटर और रेडियस। तो पहले काम करो, सेंटर तो फाइंड कर लो। क्यों? कि दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, और कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, तो इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर इसका होगा, है ना? चलिए, तो एक काम करो, देखो ये जो इक्वेशन है ना, x और y वाली टर्म के साथ कोई कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। आप जैसा कि जानते हो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के 2 फॉर्म होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म, है ना? तो मैं इसे जनरल फॉर्म से सॉल्व करने वाला हूं। कैसे होता है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले काम करो, ये जो इक्वेशन है ना आपके पास 4x² प्लस 4y² है ना, 4x² प्लस 4y² माइनस का 12x माइनस 16 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लो, क्योंकि x और y के साथ कोई टर्म नहीं होता, कोई कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए गाइस
तो 4 जब कॉमन लूंगा इसके साथ तो 4 नहीं है तो 4 डिवाइड में, इसके साथ तो 4 नहीं है 4 डिवाइड में, इसके साथ तो 4 नहीं है 4 डिवाइड में, तो 4 आके तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और ये हो गया -21/4। ठीक है, तो जनरल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देना, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है गाइस, तो यहां पे 2g कंपेयर करवाओगे तो कितना है -3, तो g कितना हो गया -3/2। ठीक है ना, 2gx एंड 2fy, 2f कितना है कंपेयर करवाने पे -4, तो f कितना हो गया -2। क्लियर है, f कितना हो गया आपका -2 और c कितना हो गया आपका -21/4। ओके, g हो गया -3/2। ठीक है, f कितना हो गया -2 और c हो गया -21/4। क्लियर है गाइस, तो देखिए सेंटर का फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये होता है आपका जनरल फॉर्म, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो कंपेयर कराओगे तो इसके साथ में क्या है -3, तो 2g कितना होगा -3, f y के साथ क्या है 2f, तो यहाँ -4 और c कितना -21/4। लेकिन यहां से हमने g f और c पता कर लिया, लेकिन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है ना गाइस, सेंटर का वो क्या होता है आपका, मैं यहां लिखता हूं, सेंटर होता है आपका -g एंड -f, सेंटर ये होता है आपका। ठीक है, तो माइनस ये हो गया आपका -g कितना है आपका -3/2। ओके, और f कितना है आपका, ये माइनस, भाई ये फॉर्मूले में माइनस होता है, ये फॉर्मूले में माइनस, और f कितना है आपका f -2 है आपका। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 और माइनस माइनस प्लस 2। तो गाइस सेंटर आपको मिल चुका है। ठीक है, सेंटर क्या है आपका, दैट इज 3/2 एंड 2। तो दोनों सर्कल का सेंटर तो सेम ही होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है। अब इसके बाद सवाल ये है रेडियस पता करना, तो एक काम करो पहले आप इसका रेडियस पता करो, जरूरत है हमें इसके रेडियस की। क्यों, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देना जरा, √g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। क्या होता है, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c होता है। तो g कितना है आपका, g कितना है -3/2, -3/2 का स्क्वायर कितना करोगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4, f -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 21/4, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा गाइस 4, ये 9, 4 4 या 16 और ये 21, तो ये कितना हो गया 21 9 30 46, 46/4। तो मैं यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, रेडियस कितना आएगा 23/2। इसको मैं इस सर्कल के रेडियस को मैं R1 नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं, R1। ये पूरा नीचे तक क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, 46/4। ठीक है ना। तो सेंटर था -g -f, ये मिल गया। रेडियस होता है g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। फॉर्मूले में वैल्यू भर दिया भाई, g कितना -3/2, -3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4, -2 का स्क्वायर 4, माइनस 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 और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। आई बात समझ में, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो यहां से R1 कितना मिल गया 23/2। मुझे R1 नहीं चाहिए, मुझे R2 चाहिए। कैसे निकालूंगा, अरे मैं बताता हूं ना, आगे पढ़ ले, कुछ लिखा हुआ है। एंड हाफ इट्स एरिया, ये जो सर्कल है ना, ठीक है, मुझे C1 इसको कहना चाहिए और C2 इसको कहना चाहिए। ठीक है, आपने R1 फाइंड करा है ना। तो क्वेश्चन कहता है ये जो C2 वाला है ना, C2 वाला जो सर्कल है हमें ये निकालना है। और जो C2 का जो हमें फॉर्मूला पता करना है ना, क्या कह रहा है वो, इक्वेशन कह रहा है ना, तो वो ये कह रहा है कि जो C2 का एरिया है ना C1 के हाफ है, वहां से मैं रेडियस निकालूंगा किसका, C2 का। अब देखो कैसे निकालूंगा। एक काम करो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि जनाब मुझे ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। जरूरत किसकी है मुझे, R2 की, मुझे R2 की जरूरत है। क्वेश्चन ने क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन ने क्या कहा है ध्यान देना। क्वेश्चन ने कहा है कि जनाब ये जो सर्कल है ना πr², R1, इस सर्कल का एरिया जो कुछ भी होगा उसका हाफ बोले तो 2 से डिवाइड। पता है ये एरिया जो कुछ भी होगा उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे किसका एरिया मिलेगा, इस वाले सर्कल का एरिया मिलेगा। बोले तो πr², इसको मैं R2 से डिनोट कर रहा हूं। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। ये कह रहा है, समझ आया क्वेश्चन कि जनाब इस सर्कल का एरिया पता है वो कैसे मिलेगा, इसका जो कुछ भी होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो तो इसका मिल जाएगा। अब देखिए, तो πr1 का स्क्वायर 2πr2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। R1 कितना था मेरा, R1 क्या था √23, पूरे के नीचे है वैसे तो फिलहाल
√23/2 का होल स्क्वायर 2r2 का स्क्वायर, है ना। तो देखो स्क्वायर से रूट कितना आ गया 23/2 और ये हो गया 2r2 का स्क्वायर हो गया, है ना। 2 को नीचे लाओगे तो 23, 2 2 ज़ा 4, r2 स्क्वायर आके रूट बन गया, तो 23 रूट में रहेगा, √4 कितना होता है 2, तो गाइस r2 कितना मिला आपको √23/2। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद जनाब, अब आपको सेंटर भी मिल चुका है और रेडियस भी मिल चुका है, तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा। मैं अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाल लेता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर क्या है आपका, सेंटर क्या है 3/2, x माइनस एच का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, रेडियस कितना है √23/2 का होल स्क्वायर। अब इसको गाइस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और रूट से स्क्वायर कट के 23/4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेना, आपको इस C2 सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन समझ आया। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया था इससे हमने सेंटर और रेडियस पता करा जनरल फॉर्म से। जब वो मिल गया तो हमने कहा कि जब कॉन्सेंट्रिक है दोनों सर्कल तो इसका भी सेंटर वही होगा। फिर क्वेश्चन एक लिंक दिया था दोनों के बीच, क्या कि इस सर्कल का एरिया हाफ है बड़े वाले सर्कल के, वहां से हमने R2 पता कर लिया, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो हमने इक्वेशन निकाल लिया। गाइस आया समझ में, तो आप लोग काम कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10 रूट एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। 10 रूट एक्स का आपसे डेरिवेटिव पूछता है, वो भी कैसे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है जना, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 रूट एक्स है ना। मैं थोड़ा यहाँ पे गेम खेलूंगा। गेम क्या खेल रहा हूँ मैं, एक्स को वाई स्क्वायर लेट कर रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का dy/dx, तो 1/2y इज इक्वल्स टू dy/dx। क्लियर है। अब देखो सो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y क्या था, y की वैल्यू निकालना, यहाँ के रूट एक्स हो जाएगा ना 2 रूट एक्स, ठीक है। तो dy/dx कितना आ गया 1/2 रूट एक्स। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं भी बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। अभी फिलहाल इसको यहीं छोड़ दो आप। dy/dx कितना आ गया 1/2 रूट एक्स आ गया, ओके। सो गाइस ये हो गया fy और रूट एक्स, यहाँ पे स्क्वायर को भेजो तो रूट एक्स होगा ना, रूट एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो ये हो गया 10y, ठीक है। अब आप निकालो y प्लस एच, तो ये कितना हो जाएगा 10y प्लस एच। फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले। अब आप f डैश y इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f y प्लस एच माइनस एफ वाई अपॉन एच। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा गाइस, लिमिट h टेंस टू 0 एफ वाई प्लस एच क्या है 10y प्लस एच है। एक बात बताओ 10y प्लस एच की जगह मैं साइन y प्लस एच अपॉन कॉस y प्लस एच लिख सकता हूं, और इसी तरह से 10y की जगह साइन y अपॉन कॉस y और पूरे के नीचे h। सो गाइज ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम लेना तो ये यहां आ जाएगा ना, बोले तो क्या कॉस y साइन y प्लस एच है ना, माइनस साइन y कॉस y प्लस एच अपॉन कॉस y प्लस एच, और ये हो गया कॉस y, और ये h इसी के साथ तो आएगा ना, ऊपर थोड़ी जाएगा, यहां आएगा ना इनटू में h। अब एक बात बताओ, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन a क्या है गाइस y प्लस एच, साइन a माइनस b, b क्या था मेरा y था, ठीक है ना। इसको a मानते हुए इसको b मानते हुए साइन a माइनस b की आइडेंटिटी मैंने लगा दी, तो h ये हो गया कॉस y प्लस एच कॉस y, ठीक है। अभी देखो ये y से y कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h 1 बाय कॉस y प्लस एच एंड कॉस y, ठीक है। टेकिंग लिमिट कर दो गाइस, टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो h ये क्या है आपका h, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, सैंडविच थ्योरम, बच्चा लोग सैंडविच थ्योरम, साइन h अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना होगा 1 होगा, है ना, और यहाँ 0 भरोगे तो ये कॉस y, ये भी कॉस y इंटू कॉस y। अब इसके बाद सुनो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग पूरा क्लियर दिख रहा है ना नीचे तक, हाँ जी, ठीक है। ये कॉस y है आपका। अब देखिए 1 बाय कॉस क्या हो गया
1 बाय कॉस इंटू कॉस क्या हो गया गाइज, 1 बाय कॉस स्क्वायर वाई हो गया ये, और 1 बाय कॉस क्या होता है आपका यार, 1 बाय कॉस क्या होगा आपका सेक स्क्वायर वाई। लेकिन क्वेश्चन क्या 10y था? नहीं भाई 10y का डेरिवेटिव आया सेक स्क्वायर वाई, सही बात है, लेकिन क्या था वो 10 रूट एक्स था, 10 रूट एक्स। तो करो ना फिर 10 रूट एक्स का पूछना आपसे, तो वो 10y का थोड़ी पूछ रहा है। अब देखो फिर कैसे होगा, कहीं सेक स्क्वायर वाई था क्या, y आपने रूट एक्स को लेट करा था, तो ये हो गया रूट एक्स। समझ आया? फिर रूट एक्स का भी तो डेरिवेटिव होगा, फिर रूट एक्स का भी तो डेरिवेटिव होगा, और वो आपने निकाला था यहाँ पे, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या निकाला था, 1/2 रूट एक्स निकाला था। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/2 रूट एक्स लिखूंगा, और ये है 10 रूट एक्स का आंसर। आया समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैंने रूट एक्स को वाई लेट कर लिया था, ठीक है, इससे थोड़ा आसान हुआ हमें सॉल्व करने में, ओके। और फिर 1 बाय कॉस स्क्वायर वाई आ गया सेक स्क्वायर वाई, वाई क्या था, रूट एक्स था, है ना। जब y रूट एक्स था आपका, तो रूट एक्स का भी तो डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स है, और वो हमने पहले वहां पे सॉल्व करा था, वहां पे हमने पुट कर दिया लास्ट में, और ये आ गया हमारा आंसर। बोलो बच्चा लोग समझ आया? बेहतरीन क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते जनाब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, केस स्टडी पे क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स टीम ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स डूइंग देयर इंटर्नशिप वेयर आस्क्ड टू असिस्ट सीनियर डॉक्टर्स। ठीक है, कोविड पेंडेमिक था जब, तो डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी, फिर जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनको इंटर्नशिप करने के लिए सीनियर डॉक्टर्स के साथ, ठीक है, सर्जरी करने के लिए सिटी हॉस्पिटल में अपॉइंट करा गया। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्जरीज रेटेड एज वेरी कॉम्प्लेक्स रूटीन, सिंपल और वेरी सिंपल आर रिस्पेक्टिवली। मतलब किस किस टाइप की सर्जरी है, वेरी कॉम्प्लेक्स, रूटीन, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है जनाब। तो देखो जो वेरी कॉम्प्लेक्स उसको मैं PE1 से डिनोट कर रहा हूं, यानी कि E1 जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी की। ठीक है, PE2 क्या है मेरा, PE2 क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सर्जरी की प्रोबेबिलिटी है। PE3 क्या है, वो डेली रूटीन वालों की सर्जरी की प्रोबेबिलिटी है। PE4 क्या है मेरा, सिंपल सर्जरी की प्रोबेबिलिटीज, और PE5 क्या है मेरा, वेरी सिंपल सर्जरीज की प्रोबेबिलिटीज। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स, और मींस यूनियन। तो कैसे, मेरे पास स्पेस तो है नहीं, तो E1 कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि E1 और E2 का यूनियन पूछ रहा है आपसे, है ना, समझ पाए? अरे मेरे भाइयों बहनों, कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और मींस यूनियन, यानी E1 यूनियन E2। तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2। E1 कितना है 0.15, E2 कितना है 0.20। अबे ये तो है ही नहीं, सॉल्व कर लो, आंसर कितना होगा 5 2 1 3 0.35। आंसर क्लियर है? अब देखिए ये क्या कहता है, नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल, ये ठीक है। नाइदर मींस ना ही तो E1 ना ही E5, समझ रहे हो? तो फॉर्मूला क्या होगा जनाब, 1 माइनस, अरे डी मॉर्गन्स लॉ, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, 1 माइनस E1 यूनियन E5, ये कर लो, है ना। वो क्या कह रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ना ही वेरी कॉम्प्लेक्स हो ना ही वेरी सिंपल हो, तो ठीक है, ये E लिखा हुआ है, ना ही E1 ना ही E5। तो जनाब डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, 1 माइनस इंटरसेक्शन है तो यूनियन, सॉल्व कर लो इसको। तो 1 माइनस, अब इसकी जनाब प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, E1 प्लस E5 माइनस E1 इंटरसेक्शन E5। ठीक है, तो 1 माइनस E1 कितना है 0.15, E5 कितना है, E5 0.08, ये तो है ही नहीं गिवन। तो 1 माइनस, इनको सॉल्व कर लो, कितना आएगा आपका वैसे 0.15 0.08, 8 5 13 3 1 1 2, 0.23 आएगा, कितना आएगा 0.23। और 1.00 में तो 0.23 माइनस करो, 10 10 में 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7 8 9, 0.77, नहीं 77 थोड़ी होगा, 10 में 3 गया 7 9, हाँ जी 0.77। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आया बच्चों को समझ में, क्लियर है?
सो जनाब इसी के साथ मैंने 14 के 14 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। हालत ख़राब हो गई लेकिन हम फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए जनाब, सो मिलते हैं। आप लोग काम करना, अपने समझ लिया ना आप लोगों ने, फिर खुद से भी करना है आपको, तब जाके पकड़ होगी। ठीक है जनाब, सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।